Good morning students, standard 8, textbook page number 125, exercise 8.2, question number 9. Arun bought a pair of skates and a sales where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the mark price. देखो यहाँ पे डिस्काउंट है और डिस्काउंटेड प्राइस है आपके पास, पर उसकी मार्क प्राइस यानी सीपी आपको फाइंड आउट करनी है, पर उसकी क्रॉस प्राइस यानी मार्क प्राइस एमपी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं एमपी नहीं पता है, सो लेट्स वी आर टेकन एक्स फॉर द एमपी। लेट द एमपी ऑफ द पेयर ऑफ द स्केट इज रुपीज़ एक्स। अभी डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट करनी है। अमाउंट किसके ऊपर होती है? एमपी, मार्क प्राइस या सीपी के ऊपर होती है, इसीलिए 20% ऑफ द एमपी। 20% ऑफ एमपी डिस्काउंट है आपका 20x/100। अभी सेलिंग प्राइस आपके पास है, सेलिंग प्राइस आपके पास है उसकी 1600। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है इसलिए आप माइनस करेंगे, तो एमपी एक्स, डिस्काउंट 20x/100, इसको एलसीएम लेके करेंगे, यू हैव आंसर 80x/100। उसका रिड्यूस फॉर्म कर रहे 4x/5 आपकी सेलिंग प्राइस हुई। बट एसपी इज गिवन, आपके पास 1600 रुपीज़ इसकी एसपी है, ऐसा बता दिया है। तो ये कंपैरिजन करेंगे 4x/5 इज इक्वल टू 1600। अभी x को सेपरेट करो तो यू गेट 2000 रुपीज़ एस पी फॉर द पेयर ऑफ स्केट्स। दस द मार्क ऑफ द प्राइस इज रुपीज़ 2000। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। क्या किया आपने? पहले एमपी के लिए आपने x ले लिया, फिर डिस्काउंट है उसकी अमाउंट फाइंड आउट की, किसके ऊपर? एमपी के साथ, और सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट किया और सेलिंग प्राइस को कंपेयर किया अमाउंट के साथ। देन यू गेट दिस 2000 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5400 इंक्लूडिंग 18% GST। देखो, हेयर ड्रायर परचेज किया है 5400, उसके अंदर GST की अमाउंट आ गई है, ये बिल अमाउंट है, GST इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। सो द प्राइस बिफोर GST मीन्स यहाँ पे आपको बिफोर GST क्या प्राइस थी वो फाइंड आउट करनी है। मीन्स GST की अमाउंट कितनी है वो पहले फाइंड आउट करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं। CP with GST is equal to 5400. GST percentage is the 18%. Let the price of the hair dryer before GST was added to be X. ये आपको पता नहीं है, उसकी प्राइस MP या CP आपको नहीं पता है, so that's you are taken the X. अभी अमाउंट ऑफ GST किसके ऊपर होगा? X के ऊपर होगा। मीन्स अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 18x/100। अभी प्राइस आफ्टर एडिंग GST वो आपके पास है 5400। तो 5400 के अंदर क्या है? ये CP है प्लस अमाउंट ऑफ GST है। CP प्लस अमाउंट ऑफ GST, उसको कंपेयर करेंगे 5400 के साथ। नाउ मेक द सेपरेट द x को सेपरेट करेंगे 118/100, यहाँ पे गया। देखो ये स्टेप फिर से समझो। प्राइस आफ्टर एडिंग GST मीन्स ये x उसकी MP और ये उसका GST अमाउंट, मीन्स कितना है? 118x/100। इसको आप 5400 से कंपेयर कर रहे हैं, और ये देखो डिवीज़न का पूरा सम आपको यहाँ पे भी करके दिखाना है। डू नॉट राइट डायरेक्टली आंसर। तो ये भी रफ नोटबुक में नहीं, फेयर में ही साइड पर होना चाहिए। आंसर रुपीज़ 4576 रुपीज़ एंड 27 पैसा प्राइस बिफोर GST। बिफोर GST हेयर ड्रायर की कॉस्ट इतनी है और GST लगने के बाद 5400। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एन आर्टिकल वॉज परचेज ऑफ रुपीज़ डैश इंक्लूडिंग GST ऑफ द 18%। देखो ये ऊपर का जैसा ही सम है, सेम। यहाँ पे हेयर ड्रायर में भी जो प्राइस थी उसके अंदर GST बिल अमाउंट प्राइस में GST काउंट किया है, यहाँ पे भी आर्टिकल में GST अमाउंट काउंट कर दिया है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST। सेम, एकदम सेम है ये सब।
बिफोर जीएसटी उसके प्राइस फाइंड आउट करनी है, इसलिए एग्जैक्ट एंड सम की तरह ही हम उसको करेंगे। लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज ₹X, GST percentage is 18%. So amount of GST is equal to 18% of ₹X. So 18 by 100 multiply X. Price after adding GST is equal to X means क्या, उसकी CP और ये उसका अमाउंट ऑफ GST, वो दोनों को आप ऐड करेंगे तो जो आपने बिल की अमाउंट पे किया है वो क्या है 1239। 1239 को इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। देखो यहाँ पे एलसीएम लिया है, 100 एलसीएम लेके कर रहे, आंसर 118x by 100। नाउ कंपेयर दिस एंड मेक द एक्स सेपरेट। और यहाँ पे भी डिवाइड का सम मैंने करके दिया है आपको, ये डिवाइड करेंगे, यू गेट द आंसर ₹1050 बिफोर जीएसटी कॉस्ट। उसकी जो मार्क प्राइस, जो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 1050। फिर से समझो कि भाई क्या है, आर्टिकल की जो ये कॉस्ट दिया है उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है। 10th और 11th नंबर के सम में आर्टिकल की कॉस्ट के अंदर जीएसटी इंक्लूड है और बिफोर जीएसटी प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो जीएसटी के बिफोर जीएसटी प्राइस आपको नहीं पता है, सो आप एक्स ले रहे हो और जीएसटी अमाउंट जानने के लिए परसेंटेज ऑफ जीएसटी ऑफ ₹X मीन्स आपको जो अमाउंट मिल गई है वो क्या है, प्राइस आफ्टर एडिंग जीएसटी। ये अमाउंट आप ऐड करेंगे किसके अंदर, मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस में आपने ऐड कर लिया, अभी उसको कंपेयर करेंगे। एसपी आपको दिया है, बिल अमाउंट आपके पास है 1239, उसको कंपेयर करेंगे, एक्स को सेपरेट करेंगे और जो मिल रहा है आपका आंसर। Thus the price of an article before adding GST was ₹1050. Okay, all of you understood this question. Now exercise 8.2 is over. Now all of you completed today in your notebook. एक बार करने से ये नहीं चलेगा, you have to do these sums 2 or 3 times. एक बार आज नोटबुक में करेंगे, रफ नोटबुक में, फिर फेयर नोटबुक में अपनी तरह से करो अच्छे से। Okay? Now let's go ahead about the compound interest. You might have come across statement like 1 year interest for the FD. FD means what? Fixed deposit. In the bank 9% annum और savings account with interest 5% annum. मीन्स क्या है ये? देखो आपके पापा ने सेविंग्स किया है फ्यूचर के लिए, तो भाई बहन की शादी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, तो वो सेविंग्स वो करंट अकाउंट है उसमें नहीं रखते हैं। करंट अकाउंट में रखते हैं तो क्या होता है, सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए वो क्या कर लेते हैं, उसकी एफडी बना देते हैं, फिक्स डिपॉजिट बना लेते हैं। और फिक्स डिपॉजिट क्या, वो 5 साल 10 साल तक उसको यूज़ नहीं करते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है तभी यूज़ करते हैं। क्यों? इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। देखो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 5% से भी लेस देन है, पर यदि आपने एफडी बनाया है तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, तो इससे थोड़ा बेनिफिट्स आपको भी हो जाता है और पैसा ज़्यादा साल तक सेविंग्स में रख सकते हो। फिर व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या होता है? तो इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस। देखो बैंक में आपने पैसे रखे हैं, पोस्ट ऑफिस में आपने पैसे रखे हैं, उसके ऊपर वो लोग क्या देते हैं, आपको एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, और वो जो एक्स्ट्रा मनी है उसका नाम है इंटरेस्ट। बट ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको 7th में भी मिल गई है। Interest is also paid by the people when they borrow money. We already know how to calculate the simple interest. देखो आप लोन लेने के लिए जा रहे हो, किसी के पास से पैसा ले रहे हो, बराबर, तो उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट लगा रहा है। भाई लोन दे रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो जो भी पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉल कर रहे हो, सबके ऊपर बोरो करने पर इंटरेस्ट लगता है। और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन सबको आता ही है। तो ये एग्जाम्पल 10 है, वो आपका बेस्ड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट है। तो आज हम एग्जाम्पल 10 तक करेंगे और एग्जाम्पल 10 आप नोटबुक में लिखेंगे और ये बॉक्स है डेफिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट, और ये एग्जाम्पल 10 भी आज आपकी नोटबुक में आप करेंगे। A sum of ₹10,000 is borrowed at the rate of interest 15%। देखो आपने 10,000 रुपीज़ किसी के पास से लिया है, उसने क्या कहा
कि भाई 15% इंटरेस्ट आपको देना है। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन हिज सम एंड द अमाउंट। आपको कितना रुपया इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट भी आपको फाइंड आउट करना है। और इंटरेस्ट प्लस ₹10,000 आपको उसको कितना रुपया देना पड़ेगा 1 ईयर के बाद, वो भी आपको काउंट करना। और ये इंटरेस्ट रेट हमेशा किसके ऊपर होगा, ऑलवेज इन अ 1 ईयर। मीन्स 100 रुपीज़ आपने लिया है तो उसके ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 15 रुपीज़। मीन्स 1 साल के बाद आपने दोस्त के पास से 100 रुपया लिया है और वो बोल रहा है 15 रुपीज़ इंटरेस्ट पे तो मुझे देना। मीन्स 1 साल के बाद आपको उसको कितना देना पड़ेगा 100 + 15 115 रुपीज़। तो आपने कितना रुपया लिया है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा 15% ऑफ 10,000। 15% ऑफ 10,000 मीन्स 1,500। अभी आपने कितने साल के लिए पैसे लिए हैं, तो इट इज़ फॉर द 2 ईयर। 2 ईयर 1 ईयर का इंटरेस्ट 1,500, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ 1,500 × 2। 2 साल के बाद आपको पैसा देना है तो 2 साल का इंटरेस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे ₹3,000। मीन 2 साल के बाद आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, जो 10,000 आपने उसके पास से लिया था और वो इंटरेस्ट सब मिला के ₹13,000 यू शुड रिटर्न आफ्टर द 2 years. Okay, all of you understood example 10? Now write down in a notebook. Over.